नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल MMD 1918 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में बताएंगे सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं वाक्य। तो आइए हम देखते हैं आज सेंटेंस को। तो यहाँ पे हम डालेंगे सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होता है। तो लिखेंगे सेंटेंस और यहाँ लिखेंगे वाक्य। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो लिखेंगे कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। प्रकट करता है। देखिए, वाक्य जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा पूरा अर्थ प्रकट करता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा पूरा वाक्य जो है हमारा प्रकट हो रहा है कि राम स्कूल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते कि राम गोज, राम जाता है, तो राम कहाँ जाता है, ये हमारा वाक्य पूरा पूरा नहीं था। इसमें ये था कि राम जाता है, लेकिन हमने लिख दिया कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पूरा पूरा अर्थ प्रकट होता है कि राम स्कूल जाता है। इसे हम लिख दें कि सीता रीड्स इंग्लिश, सीता इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ भी वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है कि सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, इंग्लिश का किताब पढ़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे केवल लिखते हैं कि सीता रीड्स, सीता पढ़ती है, तो सीता क्या पढ़ती है, ये हमको पूरा पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता था। तो जहाँ पे वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट होगा उसे हम सेंटेंस कहेंगे। देखिए, यहाँ पे वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, यहाँ पे वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, यहाँ पे वाक्य का पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो गया है। तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। अब आइए हम चलते हैं इसके टाइप में। तो हम लिखेंगे सेंटेंस के प्रकार। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो सेंटेंस हमारा होता है 5 प्रकार का। तो आइए पहले इसके पांचों का नाम लिख लेते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस,
और पांचवा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए 5 प्रकार का होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आइए इनके हिंदी में इनके नामों को हम जान लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधिवाचक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। और हमारा लास्ट होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। बोधक वाक्य। तो ये हमारा होता है पहला असर्टिव सेंटेंस जिसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। अब आइए चलते हैं इनके बारे में एक एक करके जानकारी करते हैं। तो डालिए हेडिंग। पहला डालेंगे आप लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसा वाक्य इसका डेफिनेशन है कि ऐसा वाक्य जो किसी कथन को पूर्ण रूप से प्रकट करता है उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जो किसी कथन को पूर्ण रूप से प्रकट करता है उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ जो मतलब वाक्य है उसका अर्थ जो है, उसका कथन जो है पूरा पूरा पता चल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है। जैसे हमने कहा कि सीता कुक्स द फूड। सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है। तो यहाँ भी देखिए कथन जो है उसका वाक्य जो है उसका कथन पूरा पूरा उसका पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जो किसी कथन को पूर्ण रूप से प्रकट करता है उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। सीता कुक्स द फूड। सीता खाना पकाती है। ऐसे एक और लिख दें कि
मनोज इज प्लेइंग द क्रिकेट। मनोज मैच खेल रहा है या मनोज क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ भी देखिए वाक्य का कथन पूरा पूरा प्रकट हो रहा है। तो जिसमें वाक्य का कथन पूरा पूरा प्रकट होगा उसे हम विधि सूचक वाक्य कहेंगे या फिर असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब आइए हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस इसको हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो लिखिए आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। तो लिखिए ऐसा वाक्य जिसके द्वारा, ऐसा वाक्य जिसके द्वारा अनुरोध सलाह आज्ञा आदि का ऐसा वाक्य जिसके द्वारा अनुरोध सलाह आज्ञा आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा अनुरोध सलाह आज्ञा आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्टैंड अप का मतलब क्या हो गया, आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। हमने किसी से कहा कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अनुरोध हो रहा है, किसी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। या फिर किसी को इसे सलाह देना हुआ कि जैसा हमने कहा किसी को कम हियर, कम हियर, यहाँ आइए, कम हियर, यहाँ आइए। तो ये भी एक समझ लीजिए क्या होता है, आदेश वाचक ही होता है। हम किसी को आदेश देते हैं या फिर आज्ञा देते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसके द्वारा अनुरोध सलाह आज्ञा आदि का भाव उत्पन्न होगा उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी को बोले स्टैंड अप, गेट आउट, कम हियर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सब वाक्य जहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई हमको आदेश दे रहा है या कोई हमको सलाह दे रहा है या फिर कोई हमसे अनुरोध कर रहा है, तो वहां पे आप हम लिखेंगे आदेश सूचक वाक्य। अब आइए चलते हैं अगले पे। तो अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। और लिखेंगे ऐसा वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता है या भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दें कि व्हाट इज योर नेम। एग्जाम्पल में क्या लिख दें, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हमने किसी से कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी एक समझ लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। या फिर हमने पूछा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो जहां पे जिस वाक्य के द्वारा हमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होगा, हमको लगेगा कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है कोई वाक्य से, तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है हमारे अंदर, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ये सब। आइए चलते हैं अगले पे। अगला हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। तो लिखिए जिस वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा, या फिर इच्छा सूचक इसको हम ऐच्छिक भी कहते हैं। कहीं कहीं इच्छा सूचक लिखा होता है, कहीं कहीं ऐच्छिक भी होता है। तो लिखिए जिस वाक्य के द्वारा आशीर्वाद प्रार्थना, आशीर्वाद प्रार्थना, विनती आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम इच्छा सूचक या फिर ऐच्छिक वाक्य कहते हैं। उसे हम इच्छा सूचक या फिर ऐच्छिक कहीं कहीं कहते हैं। तो इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा आशीर्वाद प्रार्थना विनती आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लें कि गॉड गॉड। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे कि लिखेंगे मे
यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें। हम जब किसी से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, तो यहाँ पे देखिए एक प्रार्थना का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हमने कहा कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, भगवान आपकी सहायता करें। तो यहाँ भी देखिए एक, यहाँ पे तो एक प्रार्थना का होता है, यहाँ आशीर्वाद का होता है, और यहाँ पे एक प्रार्थना का भाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर आप किसी से जाते हैं मिलने के लिए, किसी के बर्थडे पार्टी पे या शादी के अवसर पे, तो कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करें, आपकी आयु लंबी हो। तो यहाँ देखिए एक आशीर्वाद दिया जाता है। और यहाँ देखिए जब कहते हैं हम कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, तो यहाँ भी देखिए एक आशीर्वाद ही है, एक प्रार्थना का ही भाव उत्पन्न होता है। तो जहां जिस वाक्य के द्वारा आशीर्वाद, प्रार्थना, जैसे अगर एक वाक्य को लिख लीजिए, विनती वाला लिख लीजिए कि प्लीज प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, कृपया मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पे जब कभी आप कहीं समस्या में फंस जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पे एक विनती वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ पर जिस वाक्य के द्वारा आशीर्वाद, प्रार्थना, विनती आदि का भाव प्रकट होगा, उसे हम इच्छा सूचक या ऐच्छिक वाक्य कहेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, या प्लीज हेल्प मी। यहाँ देखिए मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे हम आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को कि आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो ये सब वाक्य जहाँ पे आएगा वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। अब आइए हम चलते हैं लास्ट पे, जो हमारा है हमारा लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, बोधक वाक्य। अब इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि जिस वाक्य से मन में जिस वाक्य से मन में जिस वाक्य से मन में आवेग, हर्ष, उल्लास, आवेग, हर्ष, उल्लास, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं जिस वाक्य से मन में आवेग, हर्ष, उल्लास, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए अगर आप बैठेंगे, कोई आपको परेशान करेंगे, तो आप क्या कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ आपके अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। अगर आप बैठे हैं, अचानक कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। या देखिए अगर कोई खुशी की बात होती है तो आप खुश रहते हैं। जैसे अगर कोई आप खुशी में हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वेल डन, वेल डन मोहन, वेल डन मोहन। ऐसे अगर कोई आप खुश हैं, आपका कोई भाई है
जो कि एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाया है, बढ़िया पेपर बना है, तो आप उसे क्या कहेंगे? वेल डन मोहन, बहुत बढ़िया मोहन। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया मोहन। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी। तो जहां पर मन में आवेग, हर्ष, उल्लास, क्रोध आदि का भाव प्रकट होगा उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। ऐसे एक वाक्य और ले लीजिए, एक वाक्य और लेंगे हम लोग। हाउ ब्राइट द डे, हाउ ब्राइट द डे, ब्राइट द डे इज। तो इसका मतलब होता है कि आपका दिन चमकदार हो, आपका दिन चमकदार हो या रोशनी से भरी हो। तो जहां पे इस सब वाक्य का प्रयोग होगा उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिस वाक्य से मन में आवेग, हर्ष, उल्लास, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप क्या कहते हैं? डोंट डिस्टर्ब मी। अगर कोई आपका भाई है, बढ़िया नंबर लाता है पेपर में, तो आप क्या कहते हैं? वेल डन मोहन, बहुत बढ़िया मोहन। या फिर जैसे आपको किसी को कुछ कहना होता है, जैसे अब लिखा है कि हाउ ब्राइट द डे इज, आपका दिन चमकदार हो या आपका दिन उजालामय हो। तो ये सब वाक्य जहाँ पे आएगा उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।